नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट मेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए स्पेशल हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं और लेवल सेकंड के अंदर एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर स्पेशल टॉपिक है जिसमें हम 2 नंबर क्लास की बात करेंगे। इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र की बात की, टॉप 50 प्रश्नों की। आज हम बात करेंगे औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का दौर किस प्रकार था, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं टॉप 50 प्लस में फैक्ट के साथ में। लगभग जो मैं आपको ये टॉपिक्स करवाने वाला हूँ, प्रत्येक टॉपिक्स का अच्छे तरीके से निचोड़ निकाल कर ला रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए और अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो बात करते हैं आज के भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख टॉपिक औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। इसी के साथ सभी साथी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। इसी के साथ हमारे प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको रीट मेंस एसएसटी के जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए स्पेशल टॉपिक वाइज एसएसटी सब्जेक्ट के भारतीय इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामाजिक शिक्षण विधियां के जो आपके 60 प्रश्न आने वाले 20 अंक के टॉपिक वाइज प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में फैक्ट भी मिलेगा और साथ में एनसीईआरटी भी 6 से 12 इंक्लूड की गई है जो आपके रीट के एग्जाम के लिए। इस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सारे टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। आपके पास अभी भी टाइम है, आप अच्छे तरीके से इन टेस्ट को निकाल सकते हैं। आपको हूबहू जो है टेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज के सबसे पहले प्रश्न की हम बात करें तो पहला प्रश्न है हमारे पास, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। क्या यह बिल्कुल सही है? उसके बाद में हाँ बिल्कुल सही है, अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व की बात करें तो भारत की अपनी क्या थी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियां शासित देश व वहां के लोगों के आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन से प्रेरित थी। ये कथन गलत हो जाएगा इसके अंदर, तो इसमें आंसर होगा केवल एक कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्या है। देखिए, औपनिवेशिक औपनिवेशिक शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था। पूर्व स्थिति की बात करें तो अंग्रेजी शासन से पहले भारत की स्वतंत्र व समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। औपनिवेशिक प्रभाव की बात करें तो ब्रिटिश नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना बदल दी। इन नीतियों का उद्देश्य भारत का विकास नहीं बल्कि इंग्लैंड के आर्थिक हितों की रक्षा करना था। परिणाम की बात करें, भारत की राष्ट्रीय आय वृद्धि दर थी 2% से कम, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर थी लगभग 0.5% और आर्थिक ठहराव और गरीबी में वृद्धि की गई। तो ये है औपनिवेशिक शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था की, यानी अंग्रेजी शासन से पहले भारत की सुंदरता क्या थी, समृद्ध थी, बढ़िया थी। लेकिन जैसे ही औपनिवेशिक प्रभाव आया, ब्रिटिश नीतियां आई, तो धीरे धीरे ये प्रभाव बदलने लगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब औपनिवेशिक शासन था उस टाइम हम कृषि की बात करें तो किस प्रकार जो है प्रभाव था। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत बढ़ते उद्योगों के कारण भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था से एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल गया। तो इसमें 1 नंबर बिल्कुल कथन सही है। इस काल में एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। तो इसमें इसमें यह गलत हो जाएगा पहला, और दूसरा दूसरा सही होगा और तीसरा सही होगा। इस काल में कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण कुल कृषि उत्पादन में भी क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। तो इसमें कथन की बात करें तो कथन 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, तो 2 और 3 कथन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं मुख्य तथ्य। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय कृषि की स्थिति देखिए। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान, लगभग 85% जनसंख्या क्या करती थी, गांवों में रहती थी और कृषि करती थी। कृषि पर निर्भरता, अधिकांश लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से क्या करते थे, कृषि पर निर्भर थे। बिल्कुल। मुख्य स्थिति की बात करें, कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास रहा और कई बार उत्पादन में गिरावट देखी गई। कुल उत्पादन बढ़ा परंतु उत्पादकता घटती रही। मुख्य कारण की बात करें, भू राजस्व प्रणाली जैसे जमींदारी, रेतवाड़ी, महालवारी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। औपनिवेशिक शासन की नीतियों का ये परिणाम रहे थे। तो इसका आंसर 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में हो रहे विउद्योगीकरण के पीछे औपनिवेशिक शासकों के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा, वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। बिल्कुल सही है। वे इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार बनाना चाहते थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। उद्योगीकरण के पीछे औपनिवेशिक शासनों के उद्देश्य, तो वो उद्देश्य क्या था, एक तो कच्चे माल के निर्यातक बनाना चाहते थे, दूसरा
भारत को एक विशाल बाजार बनाना चाहते थे इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये एनसीईआरटी में दी हुई हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एक व दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब देखिए विउद्योगीकरण। भारत में विउद्योगीकरण के कारण औपनिवेशिक नीति दोहरा उद्देश्य है। ब्रिटिश शासकों का भारत को कच्चा माल आपूर्ति कराने वाला देश बनना और भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बनाना, ये इनका क्या था, दोहरा उद्देश्य था विउद्योगीकरण का कारण करके। मुख्य परिणाम, भारत के अपने उद्योग नष्ट हुए, ब्रिटेन के उद्योगों को लाभ हुआ, भारत में पूंजीगत उद्योगों का अभाव रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग जो मशीनें व कुल कल पुर्जे बनाते हैं जो उपभोग में सीधे नहीं आते हैं, उसे क्या कहते हैं, पूंजीगत उद्योग कहते हैं। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, औपनिवेशिक शासनकाल में विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी व्यापार के माध्यम से, तो इसमें हम बात करें औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार, सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बिल्कुल सही है। इस काल में भारतीय आयात निर्यात में निर्यात का आकार आयात के आकार से बड़ा बना रहा। इस काल में निर्यात अधिशेष का देश में सोने चांदी के प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों कथन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे विदेशी व्यापार के माध्यम से। तो 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए इसमें हम बात करें औपनिवेशिक काल में भारत का विदेशी व्यापार, ब्रिटिश नीतियां, वस्तु उत्पादन है जैसे व्यापार है, सीमा शुल्क पर प्रतिबंधात्मक नीतियां लागू की गई। परिणाम स्वरूप भारत का विदेशी व्यापार ढांचा बदल गया। मुख्य प्रभाव, भारत बना कच्चा माल निर्यातक जैसे रेशम, कपास, ऊंट, चीनी, नील, पटसन, और भारत बना औद्योगिक वस्तुओं का आयातक, सूती, रेशमी, ऊनी आदि मशीनें। इसका प्रभाव पड़ा। निर्यात अधिशेष की स्थिति, निर्यात आयात फिर भी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। अधिशेष राशि भारत में नहीं रुकी बल्कि ब्रिटिश शासन खर्चों जैसे प्रशासन, सेना अधिकारियों के वेतन आदि में उपयोग हुई। ठीक है, उसके बाद में निष्कर्ष क्या है, भारत का विदेशी व्यापार ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। ठीक है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था शोषित हो रही थी इससे। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बड़ा गजब का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासकों की औद्योगिकरण की नीति क्या थी। मेन हम बात करें तो इसकी उद्देश्य थी कि ब्रिटिश शासन भारत को ब्रिटेन को प्राथमिक वस्तुओं का निर्यातक और ब्रिटेन से तैयार माल का आयातक बनाना चाहते थे। तो डी नंबर हो जाएगा इसका मेन उद्देश्य औद्योगिकरण नीति का। ठीक है, ब्रिटिश शासन भारत को ब्रिटेन को प्राथमिक वस्तुओं को निर्यातक और ब्रिटेन से तैयार माल का आयातक बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने दिया था। महालवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने दिया था, तो ये विचार दिया था हार्ट मैकेजी ने। इसने हार्ट मैकेजी ने। वे भारत के गवर्नर जनरल 1828 से 35 थे और 1833 में पेश किए गए थे। यह ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा, आगरा, पंजाब, गंगा घाटी आदि में शुरू किया गया था ये। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था में कई जमींदारी प्रणाली, रेतवाड़ी प्रथा के प्रावधान थे। इस प्रणाली में भूमि को महालों में विभाजित किया गया। प्रत्येक महाल में एक या एक से अधिक गांव थे, यानी महाल के रूप में इन्हें बांटा गया और एक महाल में अधिक से एक गांव था। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा गया है वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो जो इन्हें क्या है, मालवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा गया है, तो हार्ट मैकेजी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं भूमि सर्वेक्षण। भूमि को सर्वेक्षण कर प्रत्येक महाल कहते थे गांव को इकाई में माना गया। गांव के किसानों को सामूहिक रूप से भूमि का स्वामी भूमिपति माना गया। जो गांव के किसान थे उन्हें सामूहिक रूप से भूमि का स्वामी या भूमिपति माना गया था। लगान निर्धारण किस प्रकार था, सामूहिक रूप से लगान तय किया गया जिसे चुकाने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान या तालुकदार की होती थी। प्रारंभ में कुल उत्पादन का 80% हिस्सा राज्य का रखा गया था। फिर राजस्व दर में परिवर्तन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे घटाकर 66% कर दिया गया। थॉमसन ने 1855 के सहारनपुर नियमों के तहत इसे 50% कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इस महालवाड़ी जो व्यवस्था है उससे संबंधित। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं, हार्ट मैकेजी को कहा जाता है। ठीक है, हार्ट मैकेजी को इस महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में जो
लॉर्ड विलियम बेंटिक है, उन्होंने 1833 के अंदर इसके अंदर क्या संशोधित किया और एक महल यानी एक गांव के रूप में बांटा। इस प्रकार पूरी इनकी प्रक्रिया थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसके अंदर फिर राजस्व वसूली की बात करें तो राजस्व वसूली की जिम्मेदारी महाल या प्रधान की होती थी। वैधानिक रूप देखिए, हार्ट मैकेजी ने 1819 में इसका प्रस्ताव कंपनी निदेशकों को भेजा। 1822 में रेगुलेशन एक्ट 7 के अंतर्गत इसे कानूनी जो है 1822 के अंदर इसे कानूनी मान्यता मिली थी। उसके बाद में देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, किन क्षेत्रों में। तो ये क्षेत्र थे इसके अंदर उत्तर पश्चिमी प्रांत, अवध और मध्य भारत, ये क्षेत्र थे जहाँ पे इस महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने प्रस्तुत किया था। ये बड़ा गजब का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी के आर वी राव। किसके द्वारा? वी राव के द्वारा राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत किया गया था। देखिए, नेशनल इनकम की बात करें, राष्ट्रीय आय की अर्थ किसी देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। मुख्य बिंदु, यह देश की आर्थिक प्रगति का मुख्य सूचक है। इसमें केवल अंतिम उत्पादन को शामिल किया जाता है, न कि मध्यवर्ती वस्तुओं को। गणना की विधियां ये एग्जाम में पूछी गई है। पिछली बार एग्जाम में पूछी गई कि राष्ट्रीय आय की गणना इनमें से नहीं है। तो ये तीनों याद रखनी है आपको, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों आपको दी जाएगी, एक अलग दे दी जाएगी। तो उत्पादन विधि के द्वारा, आय विधि के द्वारा और व्यय विधि के द्वारा। और वी राव इसके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन जारी किया गया था। अब देखिए, वी राव, ठीक है, पूरा नाम है विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव, इनका पूरा नाम है। कार्य, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना करने वाले पहले अर्थशास्त्री 1931-32 की बात है। पुस्तक है द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1932। ये पुस्तक भी याद रख लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1932। महत्व, भारत की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के लिए पहली वैज्ञानिक पद्धति अपनाई थी इन्होंने। अन्य योगदान, 1971 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने। 1974 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो विजेंद्र कस्तूरी रंगावरदान राव को याद रखना आपको। द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1932 में इनकी पुस्तक थी। और भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना करने वाले पहले अर्थशास्त्री भी थे। फिर यहाँ पे नोट, दादा भाई नौरोजी की बात करें, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 होने का अनुमान लगाया था। तो ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय आय की जो सबसे पहले प्रयास किया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में किया गया था। तो ये भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उनकी ही चर्चा करेंगे। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। अगला प्रश्न है कि भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में कागज का पहला सफल कारखाना तो ये लखनऊ के अंदर, कहाँ पे भाई? लखनऊ के अंदर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये पिछली बार एसएसटी एग्जाम में पूछा गया था। रीट मेंस के अंदर एसएसटी में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। कौन है? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब देखिए क्या है, भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 31 दिसंबर 1738 से 5 अक्टूबर 1805 द्वारा 1793 में शुरू किया गया था। यह स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त के अन्य नाम भी हैं, जिनमें इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी, जमींदारी। ये नाम याद रख लेना। ये भी कई बार आता है कि इस्तमरारी की किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जागीरदारी, मालगुजारी,
यह तकनीक बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सबसे आम थी। बाद में इसे वाराणसी और मद्रास में भी लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू थी, ये भी याद रख लेना। कंपनी को जमींदारों के एक नए समूह में कुल राजस्व का 10 से 11 हिस्सा प्राप्त करना था और वे 1/11 हिस्सा जमींदारों को उनकी सेवाएं के लिए देना था। जमींदारी प्रथा में किसानों से भू राजस्व जमींदार नामक बिचौलियों के माध्यम से ये वसूला जाता था। तो ये भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त याद रखना आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ये है जो जनक इन्हें माना जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है। फिर अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? रैयतवाड़ी ये सबसे पहले मद्रास के अंदर लागू की गई थी। कहाँ पे? मद्रास के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई। अब देखिए है क्या ये रैयतवाड़ी व्यवस्था? ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। इसके द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने 1820 से लेकर 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच एक सीधा समझौता किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले चार्ल्स रीड ने की थी। राजस्व मिट्टी की गुणवत्ता और सफल फसल की प्रकृति के आधार पर कुछ समय के लिए तय किया जाता था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले याद रखनी है कि ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो ने। और ये क्या थे? मद्रास के गवर्नर रहे थे 1820 से लेकर 1827 तक। थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपसे पूछे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की सबसे पहले सिफारिश किसके द्वारा की गई? चार्ल्स रीड के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखिए भी, भारत में कृषक विपणन संगठन की स्थापना किसके समय की गई? भारत में कृषक विपणन संगठन की स्थापना लॉर्ड इरविन के जो है समय की गई थी। फिर अगला प्रश्न है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? यह भी एग्जाम में पूछा गया फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई? ये बम्बई के अंदर की गई थी। कहाँ पे? बम्बई के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम जूट कारखाने की स्थापना कहाँ की गई? जूट कारखाने की स्थापना कलकत्ता के अंदर की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना बिहार के अंदर की गई थी। कहाँ पे? बिहार के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न, धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा था? ये देखो बड़ा गजब का प्रश्न है। धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था। ये अलग अलग प्रश्न है, किसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी इन्होंने अनुमान लगाया था? तो इन्होंने लगाया था 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय जो है इन्होंने अनुमान लगाया था। ये आपको याद रखना है राष्ट्रीय आय के रूप में। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। मोस्ट कर लेना, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक है रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। अगला प्रश्न है, नील की अनिवार्य खेती करने की प्रथा क्या थी? नील की अनिवार्य खेती करने की प्रथा क्या थी? उसे कहता था तीन कठिया प्रथा। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, तीन कठिया प्रथा किसे कहते हैं? यानी नील की अनिवार्य खेती करने की प्रथा को तीन कठिया प्रथा कहते हैं। अगला प्रश्न, बंगाल में 1769 में पड़े अकाल का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने किस उपन्यास में किया था? बंगाल में 1969 में पड़े अकाल का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने किस उपन्यास में किया गया था? तो इन्होंने किया था आनंद मठ के अंदर। किसके अंदर? आनंद मठ के अंदर। अगला प्रश्न है, 1878 में गठित अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1878 में गठित अकाल आयोग के अध्यक्ष थे सर रिचर्ड स्ट्रेची। सर रिचर्ड स्ट्रेची 1878 में गठित अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का गठन कब हुआ? एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 के अंदर। ये याद रखना है, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का गठन कब हुआ? 1921 के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है,
1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए कौन सा कमीशन गठित किया गया? 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए हम बात करें तो वेलबी कमीशन लाया गया था। कौन सा? वेलबी कमीशन। किसके लिए? भारतीय आय की जांच के लिए 1895 में वेलबी कमीशन लाया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलबी की अध्यक्षता में गठित कमीशन में एकमात्र भारतीय कौन थे? जो वेलबी कमीशन लाया गया था उसमें एकमात्र भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। 6 नंबर आंसर हो जाएगा, सी नंबर। किस अधिनियम के द्वारा चाय तथा चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था? चाय तथा चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो वो था 1833 के अधिनियम में। किसके? 1833 के एक्ट के तहत कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में सरकार का प्रमुख आय स्रोत क्या था? ब्रिटिश शासन में सरकार का मुख्य आय का स्रोत क्या था? भू राजस्व। क्या था भाई? ओनली भू राजस्व था। यह प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में किसने की थी? बंगाल व बिहार में, तो वो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये भी पूछा गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? जमींदारों से, किसानों से, मजदूरों से या व्यापारियों से? स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? वो किया गया था जमींदारों से भी। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। रेतवाड़ी प्रथा किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा इस प्रथा को स्थापित किया गया था, रेतवाड़ी की। ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना किसने स्थापित किया था? तो वो किया था कांवंशी नानाजी डावर। ठीक है, इनके द्वारा सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कथन सही है? ये देखो, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था स्थायी बंदोबस्त से संबंधित। ठीक है, तो इसमें स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित था, बिल्कुल सही है, 1 नंबर। इसकी शुरुआत 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। इस व्यवस्था के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे किसानों से राजस्व वसूल करती थी, ये भी गलत हो जाएगा। इसकी शुरुआत बंगाल व बिहार में की गई थी, तो इसमें ए व डी बिल्कुल आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ये रीट में छप सकता है अभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए व डी होगा सही आंसर। देखिए, स्थायी बंदोबस्त जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में लागू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी, जिसके तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामित्व दिया गया और उन्हें एक निश्चित कर चुकाने की जिम्मेदारी भी दी गई। तो ये है अपना स्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? स्कूल लेक्चरर 2020 में पूछा गया, जो अर्थव्यवस्था के टॉपिक है, तो वो है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ के लिए जाने से संबंध था? जाने से क्या था? संबंध था। तो इसमें हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड या थॉमस मुनरो। इसने पूछा है कि रेतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ के लिए जाने वाले संबंध थे, तो इसमें दो ही हो जाएंगे, एक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और अलेक्जेंडर रीड, दो ही व्यक्ति इसके अंदर संबंध थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल दो और एक मिनट रुकिए, इसमें केवल सॉरी, इसमें अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दो ही व्यक्ति थे, ये नहीं थे। ठीक है, सॉरी, गलती हो जाती कई बार। तो 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश किसके हुआ? तो वो हुआ था सार्वजनिक ऋण के अंदर। किसके अंदर? सार्वजनिक ऋण के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? जो है, अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था भी।
इस कारण इन्होंने किया था, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ब्रिटिश व्यवस्था में रेतवाड़ी भू राजस्व संग्रहण प्रचलित था, तो वो दक्षिण भारत में। कहाँ पे? दक्षिण भारत के अंदर। अगला प्रश्न है शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस 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 का प्रयोग किया जाता था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, इसका प्रयोग किया जाता था, तो इसका किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट कर लेना भी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है भारी उद्योगों का अभाव। क्या होगा? भारी उद्योगों का अभाव। फिर है ईस्ट मरारी बंदोबस्त, हमने बात की थी पहले ईस्ट मरारी बंदोबस्त, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, जिसके 2-3 नाम थे। अगला प्रश्न कमियोटी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? कमियोटी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? ये थी असम राज्य के अंदर। कहाँ पे थी भी? असम राज्य के अंदर। अगला प्रश्न भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये सिद्धांत इनके नाम याद रख लेना। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो भारत ने ब्रिटिश स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 के अंदर। कब? 1793 में। रियायतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1820 के अंदर रियायतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो 89%। कितना? 89% दिया गया। फिर है कि रेतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की उनमें शामिल थे। रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लागू थी? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में थी, मुंबई में भी थी, पूर्वी बंगाल में, असम में, कुर्ग में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, 5 सारों में ये लागू की गई थी रेतवाड़ी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा अभी। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का जो है प्रवर्तक है वो किसे कहा जाता है? बड़ा गजब का प्रश्न है। मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। किसको? मार्टिन बर्ड को। अगला प्रश्न है समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी, तो वो कौन थी? 51% भूभाग पर वो थी रेतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये तीनों आपको अच्छी तरीके से याद करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न देखिए भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? लिटली आयोग का जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। देखिए एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, आपको क्या है आप टॉपिक्स पूरा पढ़ोगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे अच्छे तरीके से। तो आज के इतने क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसी प्रकार डेली हम क्लास लेकर आएंगे अगले टॉपिक्स की भी, और इसी के ये भी टेस्ट हमने अच्छे तरीके से अपलोड किए सारे के सारे। इसी के साथ प्रताप क्लासेस ऐप पर स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स मिल जाएगी। एसआई एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एसआई एग्जाम की जो साथी तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मिल जाएगी, रीटमैन एसएसटी की मिल जाएगी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2016 से 25 तक पूछे गए सभी पेपर सीधे आपको आंसर लगे हुए मिलेंगे। आपको बस पीडीएफ ओपन करना है और उसको पढ़ना है जल्दी जल्दी से। इसी प्रकार और भी टेस्ट सीरीज वो आप ले सकते हैं। तो ये डेली क्लास लगाएं, अच्छे तरीके से पढ़ें जो एसएसटी के साथ ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने काफ़ी लंबे समय से पढ़ रखा है। तो अब आप क्वेश्चन को निकालें, जितने क्वेश्चन निकालेंगे आपको और भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे और अच्छे तरीके से तैयारी होती रहेगी। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।